डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह भोपाल सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा वहां पर। सर आप अपना नंबर है ना इसमें मैसेज में लिख दीजिए, वहां से दिक्कत नहीं होगी लिखने में हमें। अरे बाबा चैट में लिख दिया मैंने, देख लो। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाएं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचता इस तरह से अगर अदर डिस्कस करेंगे तो। ठीक ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक ही दिन में 2 बार क्लास लेने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो सब लोग अपनी म्यूट कर लीजिए और जिसको नीड होगी पूछने के वह पूछ सकता है, या फिर लास्ट के 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ठीक है, साल होगी फिर होता है ना। बजरंग बहादुर सिंह जी माइक म्यूट करें आप प्लीज। ठीक है, मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वी विल टेक सेशन। गुड इवनिंग सर। नाउ टुडे इज द हेडिंग इज द श्वसन तंत्र, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। श्वसन मतलब श्वास से संबंधित, तंत्र मतलब सिस्टम। श्वसन तंत्र में कई बार हमें कंफ्यूजन ये होता है कि श्वसन तंत्र है क्या, श्वास लेना या छोड़ना। तो इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जब नाक से श्वास अंदर जाता है तो उससे कहते हैं इंस्पिरेशन, यानी श्वास लेना, और नाक से जब बाहर छोड़ते हैं एक्सपिरेशन, श्वास को छोड़ना। इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन को मिलाकर रेस्पिरेशन बना हुआ है, और इसी कहते हैं रेस्पिरेशन, और इसी बनता है सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम। अंडरस्टैंड? इतना आप समझ गए? यस सर। ठीक है, यानी श्वास को नाक से बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन कहते हैं, और श्वास को नाक से अंदर लेना दैट इज इंस्पायरेशन कहते हैं। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हैं, नाक से बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। राइट? राइट सर। यस सर। इसमें जी किसी ने कुछ पूछा? नो सर। नो प्लीज डू कंटिन्यू। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा और उसको अपन समझेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन पर एक आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें एक ह्यूमन बीइंग है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया गया है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो श्वसन प्रणाली है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन सिस्टम मतलब प्रणाली, और रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन, श्वास लेना, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखेंगे पहला कि हम 2 जगह से श्वास लेते हैं। पहला है नेजल कैविटी यानी नासिका द्वार, और ओरल कैविटी मतलब मुख द्वार। 2 जगह से हमारी सांस आती है, मुख से आती है और नासिका से आती है। हालांकि नोज ही बनी है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा श्वास हमारी अंदर जाती है, हवा जाती है। ठीक है, और कंडीशनल है कि मुंह से भी हम श्वास ले सकते हैं, पर नोज इस काम के लिए बनी है। नोज के बारे में हम थोड़ा सा, इसकी कार्य क्या है, नाक का काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। क्या आप में से कोई बता सकता है कि नाक का क्या काम है? सर सांस लेना और छोड़ना। श्वास लेना। और सर गंध के जैसे, और सर किसी भी चीज की स्मेल को लेना। सर ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। और स्मेल को समझना सर। स्मेल को समझना। और एयर को फिल्टर करना सर। एयर को फिल्टर करना। और
एयर को मॉइस्ट करके अंदर लेना। एयर को मॉइस्ट करके मतलब जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको मतलब मॉइस्ट करके लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है। और कोई बताएगा? और फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकना। और चलिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोग को बताता हूँ। नाक का दो काम है। सर ठंडी और गर्मी में न्यूनतम तापमान बनाए रखना। ठीक है। और कोई बताएगा? नो सर, आगे कंटिन्यू। ठीक है, मैं बताता हूँ। नाक का दो काम है। पहला रिस्पिरेशन, यानी एक्सपिरेशन है इंस्पिरेशन, हवा को अंदर लेना, हवा को बाहर छोड़ना। ठीक है। नाक ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं छोड़ता है। ये नाक का काम है सिर्फ एयर को अंदर करना, एयर को बाहर करना। ठीक। तो इसमें ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये नाक का काम नहीं है। नाक एक उसका एक पार्ट है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, जिससे एयर अंदर जाता है, एयर बाहर जाता है। ये क्लियर है ना? यस सर। नाक का काम है हमारे टेस्ट को डिसाइड करना। जो हम कुछ भी खाना खाते हैं, अगर हमारी नाक प्रॉपर तरीके से वर्क न करे तो हम खाने का स्वाद नहीं पता कर सकते और हमको भूख में भी दिक्कत जाएगी, खाना भी नहीं खा पाएंगे। जी सर। हाँ, तो टेस्ट को भी यह डिसाइड करता है कि हमारा जो फूड है वो टेस्टी है या नहीं है। अगर नाक हमारा अगर अफेक्टेड है, बीमार है हमारी नाक, तो हम खाना भी सही से नहीं खा सकते। और आप सबने ये अनुभव किया होगा, कभी आपको सर्दी जुकाम कोल्ड कुराजा हो जाए तो आप खाने प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाते, आपको भूख में इंटरेस्ट नहीं रहता, आप खाने का स्वाद नहीं पहचान पाते और खाना भी छोड़ देते हैं। ऐसा हुआ है आप लोग साथ? सर कोविड में सबके साथ हुआ। राइट, सबके साथ हुआ है। सबके साथ हुआ, क्योंकि कोविड का जो SARS-2 जो कोविड था, कोरोना वायरस था, इसका नाम है SARS-2। SARS-2 ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को नेजल नर्व को, यानी नाक के जो नर्व है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, जिसे कहते हैं घ्राण तंत्र। जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो नेजल नर्व पढ़ाएंगे, तो ऑल्फैक्टरी नर्व उसको वह अफेक्टेड करता था, जिससे अफेक्टेड करने से वह सीधे ब्रेन को डैमेज कर रहा था। राइट। और चूंकि यह म्यूटेट था, SARS-1 का म्यूटेट SARS-2 था, इसको कोविड वायरस कहा गया। और ये पहला जो SARS-1 था, जो बहुत पहले, आज से 40 साल पहले गल्फ कंट्री में फैला हुआ था, वह गल्फ कंट्री तक रह गया था, पूरे वर्ल्ड में नहीं फैल पाया। वह नोज के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्टेड करने से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता था। पर SARS-2 इतना डेंजरस था कि सीधे ब्रेन को डेथ कर रहा था ये। ठीक है। खैर, अब हम देखते हैं, आगे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो नाक का काम है एयर को अंदर करना और एयर को बाहर करना, और ये फिल्टर की तरह भी काम करता है, जिसमें कि अनावश्यक बैक्टीरिया, डस्ट, ये सब चीजें अंदर लंग्स तक न जा पाए। तो पहला श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंग है नाक। सेकंड है फेरिंग्स। ठीक है। सेकंड है फेरिंग्स। थर्ड है एपिग्लॉटिस। ठीक है। उसके बाद आता है लैरिंग्स। ठीक है। फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, फिर आता है उसका से आपका आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आता है आपका ब्रोंकाई। सर डायग्राम थोड़ा सा जूम कर दो। डायग्राम को जूम कर दूं? ये पूरे तो क्लियर दिखेगा सर। इसको और जूम नहीं किया सकता, आप अपने पर जूम कर सकते हो तो देख लीजिए।
मोबाइल से जूम हो जाएगा सर, मोबाइल से। गोपाल जी आप कर लीजिए, व्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस पे जूम ओरिजिनल साइज पे क्लिक कर देना, जूम हो जाएगा। नहीं हो रहा ब्रदर, डबल टैपिंग जूम नहीं हो पा रहा। लैंडस्केप कीजिए ना मोबाइल को, व्यू में जाओ, हो जाता। यस सर, क्लास कंटिन्यू। फायरिंग्स यहाँ पर हमारा श्वास नलिका और आहार नलिका दोनों यहाँ पर होती है, ठीक है। फिर आता है लैरिंग्स, जहाँ से हमारी स्वर ध्वनि बनती है, जहाँ पर हमारी आवाज निकलती है, ठीक है। फिर आता है ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर सेंटर से होता हुआ ये दो में डिवाइड होता है, राइट में और लेफ्ट। मुरारी जी आप माइक म्यूट कर लो। राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ठीक है। राइट लंग में और लेफ्ट लंग दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जिसमें ये कहते हैं ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, ठीक है। मेन जो यहाँ पर आती है ट्रेकिया से जो मेन ब्रांच आती है ब्रांकस होती है। लेफ्ट साइड में दो में डिवाइड होती है और राइट साइड में तीन में डिवाइड होती है, तीन लोब में डिवाइड होती है। ब्रांकस डिवाइड होता है फर्दर ब्रोंक्यूल्स में, छोटी छोटी शाखाओं में। देखिए ये मेन आ रहा है, ट्रेकिया से दो में डिवाइड हो रहा है और यहाँ से ट्रेकिया में देखिए तीन हो जाए, 1 2 एंड 3। राइट साइड में तीन में डिवाइड होता है और लेफ्ट साइड में दो में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये ब्रोंकस फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, उससे भी छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड होता है। और फिर ब्रोंक्यूल जो होता है ये आपका एल्वियोलाई, छोटी छोटी, ये देख रहे होंगे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी ये एल्वियोलाई कहते हैं, इनमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से लगी रहा था कुछ गड़बड़ है, दाल में काला नींदूरी, दाल ही काली है। तो इसका डिवीजन तक फिर देख लें। यह कर रहा हूं श्वसन प्रणाली है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पहला स्टार्ट होगा नाक से, नोज, फेरिंग्स, फेरिंग्स से एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई, ठीक है। और यहाँ से सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हैं इनका भी सही, इस तरह से इसका डिवीजन हो जाता है। भाई तो कहने में इसका हो गया पढ़ा रहे हैं, बट ऑर्गन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फर्दर डिवीजन है। अब इसमें हम देखेंगे कि श्वास कैसे ली जाती है और छोड़ी जाती है, ठीक है। तो इसमें पहला होता है कि नोज से एयर आती है और एयर होते हुए ये ट्रेकिया से होते हुए जाती है। तो जब नोज से आती है तो एयर ड्राई होती है और धीरे धीरे अंदर जब आती है इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके वजह से यह मॉइस्ट होते होते ये बिल्कुल मॉइस्ट हो जाती है और लंग्स के अंदर आकर बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होकर ये लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विफाई होकर ये लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, जिससे ये तरल में कन्वर्ट हो जाती है। और लंग्स के अंदर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड के सर्कुलेशन में आर्टरीज के द्वारा यह इसका ऑक्सीजन ले लिया जाता है और जो वेन्स होते हैं, वेन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसमें छोड़ दिया जाता है। इनका जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ये इन छोटी छोटी एल्वियोलाई के अंदर होता है। ये देख रहे हैं ग्रेप्स लाइक सिस्टम, इनमें होता है और इनके द्वारा फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है, जिससे फिर फर्दर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए नोज से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है, ठीक है। ये इसका है। मैं इसके चार्ट को दर्शाने की कोशिश करता हूँ। सर डिफरेंस बिटवीन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स सर। जी
difference between pharynx and larynx? देखिए, जो लैरिंग्स का होता है ये स्वर तंत्र है, जो हम आपसे बोल रहे हैं वो स्वर तंत्र है, और ये जो फैरिंग्स है यहाँ पर आपका जो है ये भोजन का और श्वास का दोनों खुलता है यहाँ पर, ठीक है ना। माउथ से ओपनिंग होती है और नोज से ओपनिंग होती है, दोनों यहाँ फैरिंग्स को ओपनिंग होती है। एक तरह का जंक्शन कह सकते हैं सर। एक ये जी, इसको एक तरह का जंक्शन कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर आहार नली और श्वास नली दोनों खुलती है। जब आप खाना खाते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक कपाट की तरह काम करता है, ये कार्टिलेज का बना होता है, ये बंद हो जाता है, मुंह को बंद कर देता है, जिससे कि श्वास जो होती है वो एयर माउथ में नहीं आती। चाहे माउथ में जो खाना जाता है एयर पाइप में नहीं जाता है, ठीक है ना, एयर पाइप में नहीं जाता है, ये कार्टिलेज का बना होता है, ये लॉक हो जाता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं आपके एयर पाइप में नहीं जाता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए बोलते हैं कि जब खाना खाइए तो बात मत करिए, कहीं आप बात करते तो आपके ब्रेन को मैसेज नहीं गया कि आपको अपनी इस फैरिंग्स को बंद करना है, तो गलती से वो खाना क्या होता है श्वास नली में जा सकती है और ठसके लगकर फिर मुंह से बाहर आ जाता है, चाहे नाक से बाहर आता है। कभी अगर हमको ठसका लगता है तो चावल के टुकड़े नाक से बाहर आ जाते हैं, चाहे पानी पीते हैं तो हमारे अचानक ठसके लगते हैं, नाक से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो यही है फैरिंग्स का काम। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका कैसे सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, ये श्वसन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। पिक्चर क्लियर है आप लोग को? यस सर। जी जी सर। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि एयर आ रहा है, मतलब कि एयर मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वो आपके लंग्स में आ रहा है, ठीक है। लंग्स में जब आ रहा है तो यहाँ से लंग्स में आता हुआ ये जा रहा है फेफड़ों में, ठीक है। ये आपका फेफड़ा बना हुआ है। इधर का दर्शाता है कि इधर आपके शुद्ध रक्त जिसमें इसमें है, फेफड़े से होता हुआ रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 ग्रहण। तो क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है ये CO2 को अपने में लेता हुआ रक्त, इसमें जो है रक्त का द्वारा ऑक्सीजन का संचरण होता है, माने ऑक्सीजन आपका फ्लो करता है किसमें, लंग्स के अंदर। तो जो आपके एयर जो आप अंदर लेते हैं वो फेफड़े से होते हुए जाता है, और फेफड़े से होता हुआ आपका ट्रैकिया से होता हुआ एल्वियोलाई से होकर आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स कहते हैं आपके वेंस नहीं वेंस नहीं, आर्टरीज के द्वारा, ठीक है ना। आर्टरी के द्वारा आपके बॉडी में वो होता हुआ आपके कहाँ जाता है, लंग्स पे होता हुआ हार्ट में जाता है, ठीक है जी। यह ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपके हार्ट में जाता है, लंग्स से होता हुआ, ठीक है ना। उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी सर। हाँ, वह जाता है हार्ट को जाता है, और फिर हार्ट से फिर वह आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। फिर हार्ट से आपका जो पल्मोनरी वेन होता है वो आता है, और फिर पूरी तरह से वह लंग्स को फर्दर चला जाता है, जहां से आपका डीऑक्सीनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त एयर आपके नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसका ये सिस्टम है। तो आपने यहाँ देखा होगा कि जो चार्ट फ्लो उसमें दिखाया गया, श्वसन प्रणाली में शरीर में ऑक्सीजन का मैंने ऑक्सीजन युक्त एयर का प्रवेश होता है, एंट्री होता है नाक या मुंह के रास्ते। फिर कैसे वो फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से होता हुआ एपिग्लॉटिस में आता है, एपिग्लॉटिस होता हुआ लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स से फर्दर हुआ ट्रेकिया जाता है, फिर ब्रोंकस में जाता है, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में जाता है,
और ब्रोंकियोल्स से एट्रियम में जाता है। एट्रियम में जाकर एट्रियल से जाकर एल्विलाई में चला जाता है, और एल्विलाई से वह फर्दर ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, जिस ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, हार्ट में जाता है, और हार्ट से पूरी बॉडी में वह सर्कुलेट होता है। फिर पूरी बॉडी से हार्ट में सर्कुलेट होने के बाद से फर्दर पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट में आता है, और हार्ट से फर्दर लंग्स में जाता है, जिसमें लंग्स में आने पर उसका ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और फिर उसी तरह से वह एल्विलाइज होता है वो उल्टा एट्रिया से होता है ब्रोंकियोल्स से होता है ब्रोंकस से ट्रेकिया से लैरिंग्स से एपिग्लॉटिस, और फेरिंग्स फिर फर्दर नोज या माउथ के रूप में हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। सर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये एक मतलब इसको एक्सप्लेन करोगे सर 1 मिनट? हाँ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, बहुत कम होती है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और ऑक्सीनेटेड ब्लड किसमें बहता है उसको आर्टरी कहते हैं, ठीक है। उसको धमनी कहते हैं, हिंदी में धमनी कहते हैं। और इंग्लिश में आर्टरी। यहाँ लिखा हुआ है सर, सुनिए 1 मिनट सर। मान लीजिए कोई आदमी एक रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 का ग्रहण। हाँ, ये राइट लंग्स में CO2 लिखा है सर जी। राइट में CO2 होना चाहिए सर, O2 होगा इधर। जो इसमें ना रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 का ग्रहण और रक्त द्वारा परिवहन, यानी CO2 को रिप्लेस करके ऑक्सीजन को फ्लो कराता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सर ये हमारी सांस की संख्या O2 होगा सर, O2 लिखा। अरे हो गया भाई, समझ गया ना सर। एक छोटा सा कंफ्यूजन था, प्लीज क्लियर कर दीजिए। ह्यूमन अगर एक बार सांस लेता है तो लगभग कितना ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाता है? और उसमें देखिए मैक्सिमम ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन का लेवल आपके एनवायरनमेंट में कितना है ये डिपेंड करता है ना। और श्वसन में कितना एक्सचेंज हो जाता है सर? CO2 O2 कुछ तो वो होता होगा परसेंटेज। हाँ, जब एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहाँ से लंग्स के द्वारा एक्सचेंज कर कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ले लेता है, ऑक्सीजन को फिर वह फ्लो में भेज देता है। यस सर, ठीक है ना। सर जैसे हमारे इन्वायरमेंट में सभी तरह की गैसेस है। हाँ, तो जरूरी तो नहीं कि हम केवल ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं, उसमें कई सारे और भी होंगे, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। के द्वारा हम श्वास में हवा लेते हैं, एयर लेते हैं। यस सर। तो जब सांस लेते होंगे बोला कि हम नाक से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, नाक से एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। यस सर। तो उस हवा में तो हेलो मोर देन 70% ऑक्सीजन होता है। 70% ऑक्सीजन। ओके सर, थैंक यू। और लगभग इंसान को कितनी बार सांस लेना चाहिए सर 1 मिनट में? या 15 से 17 बार। स्वस्थ मनुष्य 15 से 17 बार। यस सर, नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। ये सांस किस वजह से फूलती है? जब वो तो बहुत सारे रीजन होते हैं, उसके रीजन बहुत सारे होते हैं। बीमारियां कहीं अलग अलग होती है, अलग अलग बीमारियों से सांस फूलती है। या फिर हाँ, अगर कहें कि कोई बीमारी नहीं है तो सांस क्यों फूलती है, तो उसमें कहेंगे किसी व्यक्ति को प्रॉपर एक्सरसाइज करने की आदत नहीं हो तो उसकी सांस फूलेगी। कभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो हमको ज्यादा बार रिस्पिरेशन करना पड़ेगा, श्वास श्वसन क्रिया करनी पड़ेगी, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी, तो हमारी लंग्स से ऑक्सीजन का फिल्टर नहीं होगा तो श्वास फूलेगा।
ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर, जैसे हम पहाड़ियों पर जाते हैं, जैसे कई बार कहा जाता है कि कुछ ऐसे जगहों पर हमें दर्शन करने जाना होता है, जैसे वैष्णो देवी हुआ, और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में अपना वो एक धाम है ना, केदारनाथ, नीलकंठ। हाँ, अमरनाथ जाना हो, केदारनाथ, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को नहीं भेजते जो हार्ट के पेशेंट। सतपुड़ा की पहाड़ी भी है, वो पंचमढ़ी सर, पंचमढ़ी में भी तो सेम कंडीशन होती है। पंचमढ़ी में भी आपके जो वहाँ धूपगढ़ है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वहाँ पर हमें डिफिकल्टी महसूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन एयर में कम हो गया। सर हिमाचल में भी तो ऑक्सीजन लेवल कम है। जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर, ये कोई पर्सन अगर स्मोक करता है तो स्मोक करने से सर लंग से क्या कौन सा हिस्सा डैमेज होता है और उसके क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर? देखिए, मैं आपको फर्दर आता हूँ पीछे। जी सर। ये पिक्चर देख रहे हैं आप? हाँ जी सर। ये कर्सर चला, ये छोटी छोटी गुच्छे दिख रहे हैं लंग्स के अंदर, एल्वोलाई, ठीक है ना, इसको एल्वोलाई कहते हैं जी। ये फेफड़े का आखिरी एंड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आखिरी एंड है। यहीं से हमारा ब्लड वेसल्स इससे कनेक्टेड होते हैं, यहीं से गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति नार्कोस इस्तेमाल करता है स्मोक में, ठीक है, तो जब स्मोक्स क्या होते हैं कि फाइन पार्टिकल तो इनमें जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे कहते हैं टार। जब टार इसमें डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारे ऑक्सीजन का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज अफेक्टेड होगा, यानी हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वह ब्लॉक होने लगे, ठीक है। हाँ जी। ठीक जैसे ही कि जैसे बड़ी नाली से छोटी नाली की तरफ कोई चीज अगर कंकड़ जा रहा है तो फंस जाएगा ना। हाँ जी सर। यस सर। देखा जाए तो यहाँ पर ये बड़ी नाली है, दिख रही है, और आते आते यहाँ पर बिल्कुल बारीक नाली हो जा रही है जी, ठीक है ना। तो इधर से जब स्मोक करते हैं, ठीक है, स्मोक से उसमें जो भी कंटेंट होता है निकोटीन, वो टार बनाता है। टार क्या होता है, इन एल्वोलाई में फंस जाती है जी। जब एल्वोलाई फंस जाती है तो ब्लॉक हो जाते हैं, तो क्या होगा, पर्सन का लंग्स प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं करेगा, तो उसका फेफड़ा डैमेज हो जाएगा। सर तो टीबी में भी एल्वोलाई ही अफेक्टेड होता होगा? ट्यूबरक्लोसिस में भी लंग्स का अपर पार्ट अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। अपर पार्ट में सर, ये लंग्स का ये अपर पार्ट है, अपेक्स कहते हैं इसको, एपेक्स ऊपर वाला हिस्सा लंग्स का। हाँ ठीक ठीक। टीबी के मरीज में कभी नीचे का हिस्सा नहीं डैमेज होता है, ऊपर का हिस्सा डैमेज होता है, वह कैल्सिफाइड हो जाता है बाद में। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है वो। सर ये ट्यूबरकुलोसिस में ऊपर का ही हिस्सा क्यों डैमेज होता है लंग्स का, और नीचे वाला किस लिए नहीं होता? अब उसका रीजन है कि वो बैक्टीरिया ऊपर ही साइड में वो करता है, अफेक्ट करता है, नीचे नहीं जा पाता वो। सर अगर सर इविडेंट बैक्टीरिया है तो उसको भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा जी। अगर किसी पेशेंट को एचवी लेवल का और उसको भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। ऑक्सीजन लेवल क्या बताया आपने, पूछा आपने? जिसका एचवी लेवल हीमोग्लोबिन अगर कम है, एनीमिया है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल और उसको भी सांस लेने में तकलीफ होगा। हाँ, हीम का मतलब होता है आयरन, और जो ग्लोबिन होता है उसमें वह एक पाउच की तरह होता है, कॉनकेव शेप होता है, ठीक है ना। तो उसमें ऑक्सीजन को टैप करता है, ठीक है। वह उसका पर्टिकुलर आयरन का काम है ऑक्सीजन को टैप करना, यानी अपने अंदर होल्ड करना, रोकना। तो इसीलिए आरबीसी जो बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे अंदर आरबीसी की संख्या कम हो रही है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो रही है, तो नेचुरल रूप से हमको रेस्पिरेशन में दिक्कत जाएगी, हमारी सांस फूलेगी और हम एनीमिक हो जाते उसकी वजह से।
सर किसी की सांस फूलती तो उसे घबराहट होती तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? उसको पहले सीधा लिटा देंगे। जी सर। जी। उसको सीधा लिटा देंगे, उसको पैर को थोड़ा सा ऊपर एलिवेट कर देंगे, ठीक है। उसकी कमर में बेल्ट बंधी है तो कमर का बेल्ट हटा देंगे, पैर से शूज हटा देंगे, स्लीपर हटा देंगे, ठीक है। नहीं सर, घर पे जैसे काम करते वक्त अचानक से सांस फूलने लगती और घबराहट होने लगती तो फिर उसके लिए क्या करें? उसको पहले लेटने को कहेंगे और सीधा लिटा देंगे। जी सर। और उसको सिर के नीचे से पिलो तकिया हटा देंगे। अंकुश कुमार माइक म्यूट करें आप। जी पूछें। सर इसमें क्या नाम है, फेफड़ों में जो कफ जम जाता है वो किस वजह से जमता है? वो इन्फेक्शन की वजह से। तो मतलब किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो क्या होता है, वह जो होता है वह म्यूकस होता है ना। म्यूकस एक हेल्दी सिक्रीशन है, पर जब वो अफेक्टेड होता है, जब इन्फेक्टेड होता है तो वह कंसुलेट होने लगता है। वह बैक्टीरिया से संपर्क में आता है तो बैक्टीरिया के ग्रोथ होने लगती है, वायरस से संपर्क में आता है वायरस का ग्रोथ होने लगता है, फंगस का ग्रोथ होता है तो फंगस के संपर्क में फंगस का ग्रोथ होने लगता है। तो वह म्यूकस उनको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। जिसको रोक नहीं पाता है तो वह म्यूकस फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं और लोग आम भाषा में उसको कफ कहते हैं। सर जैसे 6 महीने से ऊपर व्होपिंग कफ की अगर मतलब शिकायत है किसी पेशेंट को, तो उसकी 6 महीने तक उसके मतलब चेस्ट में कफ जमा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टीबी का रूप ले लेते हैं ना वो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। व्होपिंग कफ एक अलग मैटर है, ट्यूबरकुलोसिस एक अलग मैटर है। ठीक है सर। और व्होपिंग कफ 24 आवर्स नहीं बना रहता है। सर कोरोना के पेशेंट को ब्लड टेस्ट बहुत ज्यादा होता था, क्यों? हाँ, क्योंकि जो नाक की जो नेजल नर्व है ना, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, वो अफेक्टेड होती थी, जिसकी वजह से नाक से सांस लेने में दिक्कत जाती थी, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन सूज जाती थी, जिससे कि वो सांस अंदर नहीं ले पा रहा था और सांस प्रॉपर अंदर नहीं लेने से उसकी दम घुटने लगती थी। चेस्ट में कुछ इफेक्ट होता था लंग्स के ऊपर में? फिर उसके बाद से वह चूंकि नर्वस के कोरोना का वायरस नर्वस सिस्टम को अफेक्टेड कर रहा था, और नर्व का काम है, जिस भी नर्व का काम क्या है कि जो भी आपका ऑर्गन है उसके फंक्शन को कराना, यानी आपके पूरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका काम क्या है, आपको पूरे घर में रोशनी करना। फंक्शन कराना। आपके अगर आपके कोई भी इक्विपमेंट है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का फ्लो नहीं हो तो वह इक्विपमेंट आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। इस वजह से वह चला जाता था और उससे रेस्पिरेटरी डैमेज होता था। सर इसको थोड़ा इस क्लास को और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे प्लीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। सर तो इसमें और क्या? हेलो सर। हाँ जी। ये सर दमा का दौरा जब पड़ता है तो क्या एलियोली एट्रोफी हो जाती है क्या उस समय? हाँ, उसमें एट्रोफी हो जाती है, जिससे उस एरिया का कंसोलिडेशन हो जाता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता। इसीलिए मोस्टली एलोपैथी में उसको स्टेरॉइड्स देकर वहाँ उसको लाइफ सेविंग ड्रग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। सर इटोफाइलिन थियोफाइलिन यहाँ पे क्या वर्क करती है जी? इटोफाइलिन थियोफाइलिन अस्थमा में क्या वर्क करती है सर? ये शायद दवा का नाम पूछे आप? हाँ सर, डेजिफाइलिन टेबलेट देते हैं ना, उसमें इटोफाइलिन थियोफाइलिन दोनों है, तो ये अस्थमा पेशेंट को देते हैं तो क्या वर्क करती है लंग्स में? देखिए ये सब ब्रोंकोडायलेटर है। मेन क्या है, जितने भी ड्रग होते हैं ब्रोंकोडायलेटर, यानी जिसको ब्रोंकस ब्रोंकियोल
और ब्रोंकाई एल्वियोलाई इनको डायलेट करने का काम करते हैं, जिससे कि श्वसन प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि देखिए कभी भी श्वसन का मतलब होता है कि हमारा सांस नहीं फूले, इसके लिए जरूरी है कि हमारी एल्वियोलाई हमेशा हेल्दी रहे। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। सर चेस्ट पेन कितने प्रकार का हो सकता है? तो हार्ट में भी होता है तो चेस्ट पेन कह सकते हैं, और अगर साइड में विंड पाइप के नीचे साइड में और ब्रोंकस के नीचे हो सकता है तो भी पेन हो सकता है, बाकी नीचे अगर हो तो क्या कहेंगे? हाँ चेस्ट पेन के बहुत सारे रीजन से देखिए 3 तरह से किसी एरिया में अपने जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर अगर कितने तरह के पेन हो सकते हैं? हाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो अभी मैं पूरी तरह से दे नहीं पाऊंगा। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि सर कभी कभी क्या होता है जहाँ आपका एसिडिटी बनती है, दोनों साइड की जो बीच में एसिडिटी बनती है उसके ऊपर साइड में जो दर्द होते हैं उसको मैं रीजन समझना चाह रहा हूँ। देखिए चेस्ट के कई सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। एक कार्डियक ओरिजिन हो सकता है, उसका गैस्ट्रिक ओरिजिन हो सकता है, रेस्पिरेटरी ओरिजिन हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो के वजह से भी हो सकता है, साइको भी हो सकता है जिसको पैनिक अटैक कहते हैं। साइको भी होता है सर? साइको पकड़ा ही है सर, पकड़ने में नहीं आ पाता साइको। हाँ साइको होता है जिसमें एंजाइटी उसका कॉज होता है, एंजाइटी डिप्रेशन सर समझ रहा हूँ साइको का। तो उसको किस तरह से उसको दूर किया जाएगा साइको है तो? उसमें उसको 2 चीज है, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन मस्ट बी कंपल्सरी। ठीक है सर। हेलो सर। जी सर डायफ्राम का वर्क बताएं सर, डायफ्राम का क्या काम होता है? डायफ्राम हमारे लंग्स को और एब्डोमेन को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ओके सर। जिससे कि लंग्स हमारा और एब्डोमेन से सेपरेट रह सके, डायफ्राम का ये काम है। डाय मतलब होता है सुगंध, होता है लेयर। सर सुगंध चली जाना उसको क्या कहते हैं सर? ये कानों से सुनाई न देना, ये ऑल्फैक्टरी नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है। इसमें सर क्या दिया जाए, क्या दें सर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं आप। हम बाद में बात कर लेंगे। एग्जामिनेशन पार्ट में देखिए, आप एग्जामिनेशन पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम ये सब को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सर एक हमारा क्वेश्चन है। हाँ पूछिए सुहानी जी। सर वो हमारे भाई हैं, उनको लगातार 15 दिन में हर बार जुकाम हो जाता है, मतलब इलाज के बाद भी ठीक नहीं होता, तो उनको कैसे ठीक होगा? क्या उनका स्नोफिलिक काउंट ज्यादा रहता है? स्नोफिल नहीं सर, वो नहीं करती स्मोक। स्मोकर है वो? नहीं है सर, वो तो उनको बचपन से ही जुकाम होता है और ट्रीटमेंट के बाद भी मतलब हर 15 दिन में जुकाम हो जाता है, थोड़ी हवा लगने से या फिर ऐसे ही कुछ ठंडा खाने से, तो मतलब मिटता नहीं है बार बार, जो इलाज करने के बाद भी 15 दिन में हो जाता है और हर बार। एलर्जी हो रही मैडम? पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट है वो। सर किसके? पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। सर तो ये ठीक कैसे होगा? हाँ प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर मेडिसिन सर बताते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता, हर 15 दिन में हो जाता है जुकाम। इसलिए क्या प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर मेडिसिन। ये बीमारी 3 दिन में ठीक हो जाती है मैडम, अगर अच्छे से इलाज करवाया जाए तो, सही डॉक्टर को दिखाया जाए तो। अगर मेडिसिन अच्छी मिल जाएगी तो आराम मिल जाएगा। 15 दिन में फिर से हो जाती है, ये बता रहे हैं हम तो। सर ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है कभी कभी। सुहानी जी, उनको कुछ चीजों को परहेज भी करना पड़ेगा, जैसे खट्टा वगैरह हो गया। सुहानी जी परहेज करें, खट्टा उट्टा चीज ना खाएं, चावल वगैरह ना खाएं, परहेज करेंगे तो आराम मिलेगा। मैं फर्दर बोला हूँ, पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। जी सर। साल भर रहने वाला सर्दी जुकाम जिसको कहते हैं,
ये जरूरी नहीं कि मौसम बदलने से हो, चाहे कुछ खाने से हो, ये कुछ भी स्टिमुलेशन से हो सकता है और कई बार स्टिमुलेशन होने के बाद भी नहीं होता है। जी सर। कई बार ये ठंडा खाए तो भी हो जाए, कई बार ठंडा खाए तो भी ना हो। जी सर। सर ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है सर, क्योंकि एक्चुअली क्या मेरे को भी कृष्ण जी इसीलिए मैंने इसको कहा पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। पेरिनियल का जो बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुने, सर जो बता रहे हैं आप लोग कृपया करके ध्यान से सुनिए और समझिए, पे जाएंगे पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस, तो आपको इसको डिटेल मिल जाएगा आपको। ओके सर। और कोई क्वेरी? नो सर। हेलो जी सर, चैप्टर फिनिश किया जा रहा है, ठीक है ना? यस सर। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगा तो नेक्स्ट सेशन में अपन इसको पूछ लेंगे। सर आपसे कॉल करके कब बात कर सकते हैं सर? हाँ आप सर आपसे बात मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसी सेशन में जब आपकी क्लासेस चलती है तो ही मेरे से पूछ लिया करें आप। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, इनके साइज में कुछ डिफरेंस होता है लंग्स के? जी लंग्स के साइज में कुछ डिफरेंस होता है? देखिए जो राइट लंग्स होता है, लेफ्ट लंग्स में एक मेजर बात होती है कि जो राइट लंग्स है वो 3 लोब में बटा होता है और जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब में बटा होता है। 2 लोब में इसलिए बटा होता है कि वह हार्ट लेफ्ट तरफ शिफ्टेड रहता है, ठीक है ना? यस सर, यस सर। जो हमारा हार्ट का जो पोजीशन होता है वो मिड से थोड़ा सा लेफ्ट रहता है, इसलिए लेफ्ट साइड का जो लंग होता है वो थोड़ा सा दिखने में आर्च बन जाने से आपको छोटा लगता है, पर इसलिए ऐसा उसमें रहता है। और राइट मतलब लेफ्ट लंग में यही अंतर है कि राइट लंग में आपके 3 सेगमेंट में बटा होता है और लेफ्ट साइड का आपका 2 में बटा होता है। हेलो, ओके सर। मतलब राइट साइड 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट साइड 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स होते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। कल मॉर्निंग में क्या क्लास होगा 11 बजे? कल मैम क्लास लेंगे अपना प्रॉपर टाइम से। सर ये 11 बजे क्लास थोड़ा शिफ्ट हो सकती है क्या शाम टाइम तक? पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी टीचर्स होते हैं ना आपके। यस सर, 6 से 7 तक तो एक हो गया, 7 से 8 आप हो क्या ना सर? मैम की क्लास 10 बजे से 5 तक ड्यूटी रहती है। सारे टीचरों का एक अरेंजमेंट होता है, उस हिसाब से चलता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सही टाइम है सर। आप ओके सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर, ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, गुड नाइट सर। क्वेश्चन कंफर्म कर दीजिए। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर जी। क्वेश्चन का जो टाइम है वो लास्ट 10 मिनट में रखिए सर, क्वेश्चन में सारा टाइम चला गया आज। नहीं, मैंने क्वेश्चन का टाइम लास्ट नहीं रखा था। मैंने नाना ये मैं कंफर्म कर देता। ये क्लास खत्म होने के बाद ही हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं भाई। ये क्लास खत्म होने वाली क्वेश्चन आउट शुरू किया गया था आज मैं इस बात का ध्यान रखा था। ओके, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर इसलिए चलता रहता है कि कहीं आप लोग सो तो नहीं गए, इसलिए मैं बीच में सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ सर, कन्वर्सेशन होता रहेगा तो नॉलेज का आदान प्रदान चलता रहेगा। हाँ, इससे पता चलता है कि मैं प्रॉपर ट्रैक पर हूँ कि नहीं हूँ, साउंड प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही, इसलिए मेरे को बीच बीच में पूछना पड़ता है। यस सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट, अच्छे से आप पढ़ाएं सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट सर। आप नंबर शेयर करेंगे? गुड नाइट सर। हेलो, हेलो, ग्रुप एडमिन है, उनसे ले लीजिएगा मेरा नंबर, है ना? हेलो, हेलो, हाँ जी सर, विजेंद्र। हाँ वीरेंद्र जी बोलें। जी सर, नमस्कार सर। क्लास डेट अपडेट कितने? 6 से 7, 7 से 8, 7 to 8 PM, 7 से 8 बजे। जी सर, ठीक सर, थैंक यू।